Hello students, today we are going to start the last topic of this chapter and this is a very important topic. काफ़ी important topic है AC जनरेटर. हालांकि ये इतना important नहीं है जितना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या साइक्लोट्रॉन हुआ करता था. आप सोचिए साइक्लोट्रॉन जैसे टॉपिक के लिए हुआ करता था जैसा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है. तो दिस इज़ द पावर ऑफ द कोविड-19 कि साइक्लोट्रॉन ही सिलेबस से हटवा दिया है. सो मुद्दे की बात यह है कि ये उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, दैट नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए एसी जनरेटर समझ में आना ज़रूरी है. इसलिए सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये आगे वाले चैप्टर में है, ऑल्टरनेटिंग करंट में है, लेकिन मैं इसको पहले करवा रहा हूँ इस वाले चैप्टर में. वजह सीधी सी है, चाहता मैं ये हूँ कि ऑल्टरनेटिंग जनरेटर से हम ये सीख लें कि करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होते हैं. फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स का बिहेवियर कैसा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसी जनरेटर. सो इस एसी जनरेटर में हम मोटा मोटी तौर पे चार चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब ये काम क्या करता है. दूसरा, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तीसरा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. और चौथा, इसकी वर्किंग कैसे है. तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ क्या, डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन बेसिकली मैं इसके डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. कैसे, वाटर को हम गिराते हैं टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करते हैं. दैट मीन्स इट्स डिस्क्रिप्शन इज इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या बात समझ में आ गई. ठीक है, मैं लिख देता हूँ वहाँ यहाँ पे, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल पे काम करता है. नाउ जो एग्जांपल अभी हाइड्रो पावर प्लांट का लिया था, उसी एग्जांपल को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट में हम करते क्या हैं कि हम वाटर को किसी हाइट पे लेके जाते हैं. जब हम वाटर को हाइट पे लेके जाते हैं, दैट मीन्स दैट वाटर मस्ट बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू mgh. ड्यू टू हाइट इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. और जब उस वाटर को हम नीचे गिराते हैं तो होता ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर के पास थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, काइनेटिक एनर्जी में. वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो जब ऊपर से आता हुआ पानी एक टरबाइन को हिट करता है. दो तरह के टरबाइन होते हैं, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल टरबाइन और एक वर्टिकल टरबाइन. कैसे भी टरबाइन हो सकते हैं. तो जब वो टरबाइन पे हिट करता है तो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है. और जब वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है तो उससे एक एक्सेल कनेक्ट होती है. एक्सेल का मतलब तो समझते हैं ना. एक्सेल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो बाइसिकल है उसकी जो एक्सेल होती है, लेकिन बाइसिकल के केस में वो एक्सेल फिक्स होती है. लेकिन यहाँ टरबाइन के केस में जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करता है वो एक्सेल भी रोटेट करती है. तो टरबाइन रोटेट कर रहा है, उसके साथ एक्सेल रोटेट कर रही है और उसके साथ जनरेटर का आर्मेचर कनेक्टेड है. ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सेल रोटेट करती है वो आर्मेचर भी रोटेट करता है. अब ये आर्मेचर कहाँ रखा हुआ है, आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि दो मैग्नेट्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और उनके बीच में एक आर्मेचर रखा होता है. ठीक है, और जैसे जैसे वो एक्सेल घूमती है वो आर्मेचर रोटेट करता है. जब वो आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है इस कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन जैसे जैसे वो रोटेट करता है उस आर्मेचर से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
चेंज होने लग जाती हैं। और अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। क्या समझ में आ गई बात? दैट मीन्स ये जो एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। क्या क्लियर होगी बात? तो मैं लिख देता हूं यहां, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on the principle of electromagnetic induction। चलिए, हमने डिस्क्रिप्शन समझ लिया, हमने इसका प्रिंसिपल समझ लिया, और अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? देखिए, एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपके पास कॉनकेव पोल, ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, नॉर्थ और साउथ। क्योंकि इनकी शेप ऐसी है इसलिए इनको कॉनकेव पोल मैग्नेट बोला जाता है। और इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे आपने एक आर्मेचर रखा है, आर्मेचर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये आर्मेचर रखा हुआ है इस तरह से, और ये आर्मेचर जो है वो किस तरह से बना है? बेसिकली आर्मेचर से आप क्या समझते हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इस आर्मेचर के अपर पार्ट से एक्सेल कनेक्टेड है, दिस इज एक्सेल, और लोअर पार्ट से दो शाफ्ट कनेक्टेड हैं, लोअर पार्ट से दो शाफ्ट कनेक्टेड हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, दो शाफ्ट कनेक्टेड हैं लोअर पार्ट से। ठीक है, चलिए, शाफ्ट ये क्या है? ये शाफ्ट है, यहां नहीं लिखता क्योंकि यहां हमें कुछ और भी लिखना होगा, ये हो गई, ये शाफ्ट है। शाफ्ट किसे कहते हैं हम? शाफ्ट हर चीज में यूज होती है, जिस भी चीज से आउटपुट लिया जाता है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां से हम आउटपुट लेने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद यहां जो शाफ्ट है ये दोनों, इन शाफ्ट से एक स्लिप रिंग कनेक्टेड है इस तरह से, एक स्लिप रिंग यहां पे कनेक्टेड है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये स्लिप रिंग 1, ये स्लिप रिंग 1 है, और दूसरी जो शाफ्ट है उससे स्लिप रिंग 2 कनेक्टेड है, ये यहां से, दिस इज स्लिप रिंग 2। ये दोनों शाफ्ट इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है लेकिन समझ में आने के लिए काफी है। अच्छा, स्लिप रिंग से यहां पे कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, यहां पे दीज आर दी कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, और यहां से आगे एक सर्किट कनेक्टेड होता है जिसमें ये एक गैल्वेनोमीटर लगा है, यहां पे पॉइंट है P और यहां पे पॉइंट है Q, ये एक्सटर्नल सर्किट है। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? अब देखिए इस वाले डायग्राम में होता क्या है कि ये जो है ये कॉइल रोटेट करती है, कॉइल रोटेट करती है तो उसके साथ ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करती हैं, ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करती हैं, और ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये रोटेट नहीं करते, ये उसके साथ स्लाइड करते रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। अगर इमेजिन करना है तो एक मैंने बनाने की कोशिश की है, देखिए कुछ ऐसा होगा अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखिए ये आर्मेचर है, कंप्लीट फ्रेम,
ये नीचे स्लिप रिंग है, ये इस तरह से, अरे नीचे एक स्लिप रिंग गिर गई चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये स्लिप रिंग कुछ इस तरह से है। ये जो छोटे वाले शाफ्ट से स्लिप रिंग कनेक्टेड है, वो छोटे वाले शाफ्ट से जो कनेक्टेड है वो बड़े वाले के कांटेक्ट में कभी भी नहीं रहेगी, ये इससे इंसुलेटेड रहेगी हमेशा, ये टच नहीं करेगी। और यहाँ पे जो स्लिप रिंग लगेगी दूसरी वाली, ये जो स्लिप रिंग लगेगी ये छोटी वाली शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होंगी, मतलब ये अलग अलग होंगी। क्या समझ में आ गई? ये इसका स्ट्रक्चर होगा। जो छोटे वाले शाफ्ट से स्लिप रिंग 1 लगी हुई है वो बड़ी वाली शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होगी, और जो बड़ी वाली शाफ्ट से स्लिप रिंग 2 लगी हुई है वो छोटी वाली शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होगी, कैसे भी कनेक्टेड नहीं होगी, इंसुलेटेड होंगी। अब देखिए ये जो स्लिप रिंग्स हैं, जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा ये स्लिप रिंग्स भी इस तरह से रोटेट करती रहेंगी इनके साथ ही। ये फिक्स होती हैं शाफ्ट में, ये हमेशा फिक्स रहेंगी, और जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करता रहेगा ये स्लिप रिंग्स रोटेट करती रहेंगी। इन स्लिप रिंग्स से ये कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने क्या किया है कि ये कार्बन ब्रश है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन ब्रश है, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा और ये रोटेट करती रहेगी, मतलब ये कार्बन ब्रश इसके साथ स्लाइड करता रहेगा बस। और वो स्लाइड क्यों करता रहेगा? ये बस इससे करंट लेता रहेगा और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करवाता रहेगा। तो क्या आपको समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है शाफ्ट्स कनेक्टेड हैं किससे? स्लिप रिंग से। शाफ्ट्स रोटेट करेंगी कॉइल के साथ और स्लिप रिंग्स भी कॉइल के साथ रोटेट करेंगी। क्या चीज फिक्स रहेगी? कार्बन ब्रशेस फिक्स रहेंगे और एक्सटर्नल जो सर्किट है वो फिक्स रहेगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो फटाफट कंस्ट्रक्शन इसका लिख देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका। सो दिस इज इट्स कंस्ट्रक्शन पार्ट। वो क्या है? आर्मेचर मीन्स रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज कैप्ड बिटवीन 2 कॉनकेव पोल मैग्नेट्स। आर्मेचर जो है 2 कॉनकेव पोल मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है। देन अपर पार्ट ऑफ आर्मेचर इज कनेक्टेड विद एक्सेल। जो अपर पार्ट है आर्मेचर का वो एक्सेल से कनेक्टेड है, विच विल रोटेट आर्मेचर। जो एक्सेल है वो आर्मेचर को रोटेट करेगी, क्योंकि एक्सेल किससे कनेक्टेड है? वो टर्बाइन से कनेक्टेड है। चलिए, एंड लोअर पार्ट ऑफ आर्मेचर इज कनेक्टेड विद 2 शाफ्ट्स। लोअर पार्ट जो है वो 2 शाफ्ट से कनेक्टेड है। स्लिप रिंग्स फर्दर कनेक्टेड विच आर फिक्स्ड विद स्लिप रिंग्स। जो शाफ्ट्स हैं वो स्लिप रिंग्स से फिक्स्ड हैं। स्लिप रिंग्स फर्दर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस। जो स्लिप रिंग्स हैं वो कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड हैं। कार्बन ब्रशेस मेक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद स्लिप रिंग्स। जो कार्बन ब्रशेस हैं वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब कि स्लिप रिंग्स तो रोटेट करेंगी शाफ्ट के साथ, लेकिन कार्बन ब्रशेस जो स्लिप रिंग्स के साथ फिक्स नहीं है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करेंगे। मतलब कि अगर स्लिप रिंग इस तरह से रोटेट करने वाली है तो ये जो कार्बन ब्रश है इसके साथ स्लाइड करता रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये रोटेट करती रहेगी। चलिए, कार्बन ब्रशेस आर फर्दर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट से ये फर्दर कनेक्टेड रहते हैं। चलिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। नाउ वी विल डू वर्किंग पार्ट ऑफ दिस AC जनरेटर। नाउ वर्किंग इज व्हाट। अब देखिए वर्किंग इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए एक चीज, मैम एक नोटबुक पड़ी थी वहां पे, मिल जाएगी मुझे? बेकार नोटबुक थी, मिल जाएगी? थैंक यू मैम। चलो देखिए बेटा, ये कुछ आर्मेचर है, मैं इसको आर्मेचर कंसीडर कर लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D। और इसके पीछे भी वैसे ही, A के पीछे A, B के पीछे B, C के पीछे C और D के पीछे D, ऐसे लिख दिया। नाउ आर्मेचर इज कैप्ट। आर्मेचर जो है वो
कॉन्केव पोल मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, और इस कंडीशन में जब आर्मेचर अभी स्टार्टिंग में रखा है तो वो ऐसे रखा हुआ है, जो आर्मेचर का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल जो बना रहा है पैरेलल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो अगर इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इस वक्त दैट इज मिनिमम, वो मिनिमम फ्लक्स इससे पास हो रहा है। क्योंकि अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर आपने एरिया वेक्टर लिया, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, दैट मीन्स फ्लक्स विल बी 0। अब देखिए जो एक्सेल है उसने क्या किया, इस आर्मेचर को रोटेट करना शुरू किया, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 था, मिनिमम था। उसके बाद जब ये रोटेट होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे अब जब एंगल चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया है, फ्लक्स बढ़ना शुरू हो गया है इस आर्मेचर के थ्रू। और जब ये इस तरह से पहुंच जाएगा मींस आर्मेचर का प्लेन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, मैं आर्मेचर के प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये होता है आर्मेचर का प्लेन। जब आर्मेचर का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा तो उस कंडीशन में इससे, अब देखिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम पास होंगे, मींस मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास होगा। क्या समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद ये आगे ऐसे रोटेट होगी, जब ये ऐसे रोटेट होगी तो स्टार्टिंग में जब ये इस तरह से रोटेट हुई थी तो फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ था, अब ये ऐसे रोटेट होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वापस इस तरह से प्लेन के पैरेलल आते आते फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने इतना समझ लिया कि ये जो यहाँ से रोटेट होना शुरू हुआ, यहाँ से रोटेट होता हुआ ये यहाँ पहुँच गया, मतलब इसने अपनी आधी साइकिल कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट फुल साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब ये इस वाले साइड का ए यहीं वापस आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, हाफ साइकिल, और ये जो है ये कंप्लीट साइकिल हो गई। तो हाफ साइकिल इसने कंप्लीट कर ली। अब हाफ साइकिल के बाद क्या हुआ, अब देखिए जब हाफ साइकिल कंप्लीट की थी तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट का डायरेक्शन क्या था। अभी तक हमने फ्लक्स की बात समझी कि फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फ्लक्स की अब फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इसके अक्रॉस इंड्यूस भी ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट वी विल कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वो कैसे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऐसे लगाते हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का और ये करंट का डायरेक्शन। तो देखिए ये आर्मेचर ऊपर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट का डायरेक्शन कैसे, मींस ऐसे। तो करंट कैसे फ्लो होगा, बी ए डी सी। करंट का डायरेक्शन क्या होगा उस कंडीशन में, बी ए डी सी, बी ए डी सी। और ये जो DC वाला जो आर्म है वो किस शाफ्ट से कनेक्टेड है, स्मॉल वाला, और स्मॉल वाला शाफ्ट जो है वो स्लिप रिंग 1 से कनेक्टेड है। तो स्लिप रिंग 1 में जब करंट पहुंचेगा तो फिर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता हुआ P में जाएगा, देन Q में जाएगा और स्लिप रिंग 2 में जाएगा। मतलब कि जब ये आर्मेचर ऐसे रोटेट होगा उस कंडीशन में आपको जो करंट का डायरेक्शन में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, दैट विल बी P to Q, वो P से Q मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम हुआ, फिर करंट कम होना शुरू हो गया। अभी तक भी जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, अभी भी करंट का डायरेक्शन आपको P से Q ही मिलेगा, लेकिन पहले इंक्रीज हुआ था फिर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए, ये आर्मेचर ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुँच गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये वाली आर्म रोटेट होनी शुरू होगी। जब ये रोटेट होनी शुरू होगी तो इसमें आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स बाहर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ये, तो करंट कैसे मिलेगा आपको, डी
ए, ऊपर की तरफ सी डी ए बी। तो अब करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा क्या, सी डी ए बी, और करंट ऐसे फ्लो होता हुआ बड़ी वाली शाफ्ट से फ्लो होता हुआ, स्लिप रिंग 2 से फ्लो होता हुआ, इस कार्बन ब्रिज से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से आपको करंट का डायरेक्शन क्या मिलेगा, Q2P, और ये स्लिप रिंग 1 में चला जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहानी क्लियर हुई? मतलब एक साइकिल में आपको, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको करंट कहां से कहां मिला, P2Q मिला, और सेकेंड हाफ साइकिल में आपको करंट मिला Q2P। तो करंट का डायरेक्शन बदल गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसकी वर्किंग समझ लीजिए, एक बार आपने समझ ली। अब मैं वापस से इसको समराइज कर देता हूं। देखिए, जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट होना शुरू होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स भी इंक्रीज होना शुरू होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट जो फ्लो होना शुरू होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज। और स्टार्टिंग में आपको जो करंट मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो मिलेगा BADC, और ये P2Q आपको करंट मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा, जब ये आर्मेचर अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। यहां से स्टार्टिंग में ये ऐसे रखा हुआ था, यहां से यहां जाने में इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम से वापस से डिक्रीज होगा। यहां पे जाके अब आर्मेचर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इसमें। अब जो करंट मिलेगा आपको वो मिलेगा CDAB, वापस से करंट इंक्रीज होगा, देन फिर ये डिक्रीज होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये हम वर्किंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, सो देखिए, initially plane of armature is parallel to the magnetic field, at that time flux linked with it will be 0, flux 0 हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, after that as it starts rotating flux will increase and induced current will increase। जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करना शुरू करेगा फ्लक्स इंक्रीज होने लग जाएगा और इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होने लग जाएगा। नाउ व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम होगा। एंड इट्स डायरेक्शन विल बी BACD। डायरेक्शन क्या होगा, BACD। इस तरह से लगाया आपने। नाउ एज इट रोटेट्स फर्दर देन फ्लक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जब इसके बाद ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ साइकिल फ्लक्स विल अगेन मिनिमम। इस वाली कंडीशन में हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो फ्लक्स है वो मिनिमम हो जाएगा। और अगर इसके बाद वापस से रोटेट करना शुरू करता है आर्मेचर तो अब फ्लक्स जो है वो वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। उसका डायरेक्शन अपोजिट क्या होगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलेगा आपको, CDAB। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा इसके। ठीक है, तो देखिए 2 डायग्राम कौन कौन से होंगे। एक साइक्लिक डायग्राम होगा ये वाला, और एक है वेव फॉर्म डायग्राम ये वाला। ठीक है, वेव फॉर्म डायग्राम में ये वाली एक्सिस करंट को शो करेगी, इंड्यूस करंट को, और ये वाली एक्सिस टाइम को या एंगल को शो करेगी। ठीक है, ये जो आपने साइक्लिक डायग्राम बनाया है इसको हम फेजर डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे बाद में कि फेजर डायग्राम क्या है। देखिए क्या है, मैंने इस पूरे उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। 0 से हमने स्टार्ट किया, 0, 90, 180, 270, और कहाँ आके कंप्लीट होगा 360। ठीक है, तो देखिए यहां से अब ये जो चीज है ये किसको दिखा रही है, ये आर्मेचर के रोटेशन को दिखा रही है। रोटेशन कैसे, जब वो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था तो मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे वो रोटेट करता गया, कंप्लीट कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, उसके बाद आपने टाइम भी लिया। टाइम कैसे लिया, जब स्टार्ट होना शुरू हुआ तो टाइम t था, 0 था, और जब कंप्लीट रोटेशन किया तो टाइम हो गया कैपिटल T, और आधी साइकिल में टाइम क्या हो गया, T/2। ये हमें देखना है। अब आर्मेचर रोटेट कर रहा है और रोटेट करते करते आगे पहुंच रहा है। तो देखिए जैसे जैसे उसने रोटेट करना शुरू किया टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ा उसके साथ साथ क्या चीज बढ़ी, टाइम बढ़ी उसके साथ साथ एंगल बढ़ा, और एंगल बढ़ते बढ़ते जब वो यहां पहुंच गया, मतलब एंगल कितना हो गया, π/2, मतलब ये यहां पहुंच गया। आर्मेचर जब यहां से यहां पहुंच चुका है
ये, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो इंड्यूस करंट इंक्रीज हुआ और इंड्यूस करंट इंक्रीज होके कहां पहुंच गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये यहां पहुंच गया। ठीक है, चलिए ये मैक्सिमम वैल्यू है इंड्यूस करंट की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंडीशन ये हुई कि जब ये आर्मेचर और आगे रोटेट हुआ और 90 से ये 180 डिग्री गया, तो उस कंडीशन में हुआ ये कि ये जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है इंड्यूस करंट भी डिक्रीज हुआ। तो आपको जो अब इंड्यूस करंट मिला वो कुछ ऐसा मिला और 180 डिग्री मतलब पाई पे जाके ये वापस से 0 हो गया। ठीक है, ये पाई/2, सॉरी ये पाई। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके बाद जब आर्मेचर और ज्यादा आगे रोटेट हुआ तो फ्लक्स वापस से इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है तो फ्लक्स कुछ यहां से यहां गया और यहां जाके ये वापस से रुक गया। ये कब हुआ, जब ये फ्लक्स यहां से, ये आर्मेचर यहां से यहां पहुंचा है, ये यहां से यहां पहुंचा है। क्या समझ में आ गई बात? इंक्रीज हुआ और जब ये यहां से यहां पहुंच गया वापस से आर्मेचर अपनी पोजीशन पे, तो अगेन क्या हुआ कि फ्लक्स रिड्यूस हुआ, उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट था वो भी कम हो गया। तो ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये हो गया 3 पाई/2 और ये हो गया 2 पाई। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिंग साइकिल बनती है, हमेशा साइन वेव बनती है और इस तरह से आर्मेचर रोटेट करता है। इस रोटेशन को और ये वेव साइकिल को आप याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बड़ा काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां एसी जनरेटर कंप्लीट होता है। कंप्लीट वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल एंड दिस, ये क्या है, ये किसको शो करता है, आप बाद में पढ़ें तो भूल ना जाएं। ये किसको शो करता है, ये शो करता है रोटेशन ऑफ आर्मेचर को, आर्मेचर के रोटेशन को ये शो करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करेंगे हम 7th चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट।